नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। पिछले लेक्चर में हमने वेट और मास के बीच के फर्क को देखा था। हमने डिफरेंस में ये पाया कि एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में हमने ये भी देखा कि मास जो है वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, वो स्थिर होता है। उसमें आप किसी भी स्थिति को बदलकर परिवर्तन नहीं ला सकते। मतलब आप टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। प्रेशर पे आप प्रेशर में वेरिएशन ले आ दीजिए, उससे भी वो वेरी नहीं करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन वेट जो है वो वेरी करता है, वेट में परिवर्तन होता है। वो जगह के हिसाब से हो सकता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का उस पर असर पड़ता है और तमाम फैक्टर होते हैं जो कि काम करते हैं। तो ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेविटी की। तो इसमें न्यूटन का अहम योगदान है इसे समझने में और इसे कैलकुलेट करने में। पहले हम डिफिनीशन देखेंगे। जो डिफिनीशन है वो बिल्कुल सीधी है। कहा गया कि ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास। सीधी डिफिनीशन है, ये मास का वर्च्यू है, ध्यान दीजिएगा, और इसी को कहते हैं ग्रेविटेशन। अब न्यूटन के जो नियम है उन पर सीधे आ जाते हैं। न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि भाई ये नीचे मेरे ऊपर आकर ही क्यों गिरा। सामान्य समझ वाला अगर व्यक्ति होता, सीधी सादी सोच वाला, तो वो उठाकर खाना शुरू कर देता। उसको सिर्फ आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ क्यों गिनेगा। लेकिन न्यूटन चूंकि एक साइंटिफिक माइंड के व्यक्ति थे तो उनके दिमाग में तुरंत ये आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या, क्यों, कैसे जैसी जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं या फिलोसफर हैं दोनों के दिमाग में आती हैं। और पहले के फिलोसफर ही साइंटिस्ट होते थे। अब यहाँ आप देखें न्यूटन ने क्या कहा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। एक कोई बॉडी है तो वो दूसरी बॉडी को, जो कि उससे कम मास की है अपेक्षाकृत, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर खींचेगी विथ अ फोर्स। एक फोर्स के साथ खींचने के लिए उसे बल की आवश्यकता होगी, तो एक फोर्स वो अप्लाई करेगी दूसरे वाले पर, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। m1 और m2 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये f जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो r स्क्वायर के ये 1/r² के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन जो है उसको हम मिला देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनल टू सीधे सीधे m1 m2 अपन, यहाँ देख रहे हैं आप, r²। अब आपको ये जो सिंबल है ये दिक्कत पैदा कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल बना रहा तो आप इसमें कैलकुलेशन, मतलब इसमें वैल्यू रखकर आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको हटाना आवश्यक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल का सिंबल और इसकी एवज में आपको यहाँ रखना पड़ता है एक कॉन्स्टेंट। तो इस प्रकार से फार्मूला डेवलप होता है। इसको डिराइव आप करते हैं, छोटी कक्षाओं में बहुत किया होगा, m1 m2/r²। ये तो रहेगा ही। यहाँ जो प्रोपोर्शनल का सिंबल था उसकी जगह इक्वल लगा दिया और कैपिटल G लिख दिया, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये बन गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने का एक अच्छा वाला फार्मूला। न्यूटन ने इसी के बारे में बताया था। और न्यूटन ने ये बात जो आप यहाँ देख रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट था, इनका प्रिंसिपल था, तो ये उनकी बुक में दर्ज किया हुआ है। प्रिंसिपिया नाम की जो बुक न्यूटन की आप देखते हैं, असल में उसका पूरा नाम क्या है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, और उसमें इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। तो ये बात हमने कर ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। स्मॉल g असल में होता क्या है, तो यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी एक्सेलरेशन है तो वो क्या करता है, वेलोसिटी की दर को चेंज करता है, वेलोसिटी की रेट को चेंज करने का काम करता है, और आमतौर पर उसे इंक्रीज करता है। रिटार्डेशन अगर होगा, मंदन अगर होगा, तो वो क्या करेगा, कम करेगा, रफ्तार को घटा देगा। लेकिन एक्सेलरेशन जब भी अप्लाई होता है तो वो स्पीड को, मतलब माफ़ कीजिएगा, वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ वही बात है। लेकिन बात यहाँ फंसती है ना कि फिर ग्रेविटेशनल इसमें वर्ड क्यों यूज़ किया गया। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये काम करता है। जब अर्थ की ग्रेविटी के अधीन सब कुछ काम हो रहे होते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना और जानना ज़रूरी हो जाता है। तो वही बात बताई गई कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, या उसे ऊपर की ओर उछाला गया है तो उस कंडीशन में भी वो नीचे की ओर फ्रीली गिरेगा।
और उस समय जो उसकी मोशन होगी वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। तो उस पर काम करता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये उसके उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के नज़दीक कोई चीज़ आती जाती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अर्थ के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है Gme/re²। यहाँ जो me है वो मास ऑफ अर्थ है और re जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, E फॉर अर्थ। तो ये आपने एक फार्मूला देखा, इसके सहारे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे जो इसकी कॉमन वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन कोई भी हो उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कि लीनियर एक्सेलरेशन है, कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। अब ये बताया गया आपको कि वैल्यू ऑफ जी डिफर्स एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे अलग अलग स्थानों पर आप ले जाइए किसी चीज़ को तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब उस पर काम करने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी परिवर्तित होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। ये हमेशा बराबर नहीं रहता, ये कैपिटल जी की तरह सीधा साधा नहीं है। अब इसमें फ़र्क क्या आता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ ये बताया गया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक कॉमन वैल्यू होती है। कभी कभी कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम 10 मान लेते हैं, तो वो सिर्फ कैलकुलेट करते समय होता है, ऐसे नहीं। यहाँ थ्योरेटिकल तरीके से आप देख रहे हैं। अगला जो बुलेट पॉइंट है वो आपको बता रहा है कि पोल पे ये मैक्सिमम होता है और अगला वाला ये कह रहा है कि इक्वेटर पे ये मिनिमम होता है। भाई ऐसा क्यों होता है? तो अर्थ को आप देखिए ज़रा, ये कुछ इस तरह की होती है, एकदम गोल तो है नहीं। जिसने भी अर्थ को एकदम कहा कि भाई एकदम सर्कुलर शेप की है तो वो गलत साबित हो गया। ये पोल पे चपटी है। अभी तक जो हमने जाना है उसके आधार पे हम यही जानते हैं कि पोल पे ये हल्की सी दबी हुई है, धसी हुई है। और जो इक्वेटर है वहाँ पे पाए जाते हैं बल्ज यानी उभार। तो कुछ जियोइड शेप बनता है हमारी अर्थ का। ये ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है वो मुझे मालूम है, लेकिन समझाने के लिए। तो ये है आपके पोल, यहाँ पे ये धसी हुई है। अब बीच में मान लीजिए कि इसका सेंटर है, बीच ही में रहेगा। आमतौर पे सर्कुलर मतलब कमोबेश सर्कुलर शेप है, यहाँ मान लिया तो इसका सेंटर बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वो है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जगह जितनी नज़दीक रहेगी वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पोल तक जाने के लिए हमें कम दूरी तय करनी पड़ रही है और इक्वेटर तक पहुँचने के लिए अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी कम, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो गई, और जो पोल है वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये जो इक्वेटर होता है वहाँ पे मिनिमम होता है और पोल पे होता है मैक्सिमम। इसके साथ एक चीज़ और बताई गई कि जी की वैल्यू कभी कभी ज़ीरो हो जाती है। तो ज़ीरो कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे होती है। पृथ्वी का जो केंद्र है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया, सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, वहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, आपसे कहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे रख दिया गया है। अब उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ज़ीरो चुनना होगा, है ना। उसमें इन्फिनिटी भी दिया होगा, लेकिन इन्फिनिटी ये नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये बताया गया कि जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज कब करती है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव कराते हैं या नीचे की ओर ले आते हैं, मतलब बिलो अर्थ सरफेस या एबव द अर्थ सरफेस। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, बढ़ेगी नहीं किसी स्थिति में, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये अच्छी बात कही गई। इसके बाद दूसरी बात ये है, मतलब कई सारी बातें हैं ना, तो यहाँ एक क्रम से देखिएगा ये वाला। द वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ सरफेस। वही घिसी हुई चीज़। और साथ में कहा गया कि जी की वैल्यू जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। ऑब्जेक्ट का जो मास है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक 5 किलो का पत्थर है, मान लीजिए आपने नापा है, और दूसरा जो है वो 10 किलो का है। दोनों को आप एक छत से, 3 मंजिला है, उससे नीचे गिरा रहे हैं, किसी का सर फोड़ने का इरादा है। तो उस कंडीशन में आपको ये जानना है कि पहले कौन पहुंचेगा। तो भारी वाला पहले पहुंचेगा, ये सामान्य जनजीवन में होता है। मतलब अगर कॉमन तरीके से आप गिराते हैं तो पहले जो ज़्यादा भारी होगा, हैवी वेट का होगा, वो नीचे जाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम हो तब, मतलब एटमॉस्फेयर वहाँ पे अब्सेंट हो, कोई भी किसी भी तरह की एयर की प्रेजेंस ना पाई जाती हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो समान दोनों पर काम करेगा। और जब इक्वल दोनों पर अप्लाई होगा, स्मॉल जी का मान दोनों के लिए इक्वल होगा, तो उस स्थिति में ये एक समान वेग से नीचे की ओर पहुंचेंगे। मतलब दोनों के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी समान होगा, एक जैसा होगा। तो एक ही समय में साइमल्टेनियसली ये अर्थ के सरफेस को टच करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि वैक्यूम होना चाहिए, एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। एटमॉस्फेयर होगा तो उस कंडीशन में अर्थ की विस्कोसिटी है और तमाम चीज़ें होती हैं जो कि इन्हें डिस्टर्ब करेंगी, और जो भारी वाला है वो पहले पहुंच जाएगा।
जो हल्का वाला है वो बाद में पहुंचेगा। तो ये स्थिति होती है। तो अपनी अर्थ पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि वैक्यूम है ना, वैक्यूम की स्टेट तो नहीं होती है, वो तो स्पेस में पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं स्पेस में भी हर जगह वैक्यूम नहीं होता है, ये भी बात। तो कुल मिलाकर वैक्यूम की स्टेट अगर नहीं है, जैसा कि हमारी अर्थ पे चारों ओर होता है, तो उसमें भारी चीज़ें आमतौर पे नीचे पहुंचती हैं जल्दी। वही बात यहाँ बताई गई है अच्छे अच्छे शब्दों में। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रिमेन्स कांस्टेंट। मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई जब जी पर मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो मास को क्यों इससे असर पड़ने लगा? तो दोनों एक दूसरे से अछूते रहते हैं। मतलब मास का जी से कोई लेना देना नहीं है, एम को जी से कोई लेना देना नहीं है, और जी को एम से कोई लेना देना नहीं है। ये सब आपने देखा। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज द रोटेशन, यहाँ आप देखें रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज। ठीक है, अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड इंक्रीज कर जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये टर्म एंड कंडीशन जो है ना, तरह तरह के केसेस दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इससे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। स्मॉल जी के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कि कई सारे 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब कहा जाएगा कि इसमें से इनकरेक्ट तलाश करिए। तो अब उसमें ये कह देगा कि वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज एज द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज। जैसे जैसे अर्थ की रोटेशनल स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब आपसे पूछेगा कि ये सही है या गलत, तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप उसे तुरंत बाहर कर देंगे। और वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज एज द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, तो एक तो आप जान गए कि भाई जब रोटेशनल स्पीड अर्थ की इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करेगा। तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, जब अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो डिक्रीज करेगी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगली बात जो है उसमें ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के लिए जो है उसकी चर्चा थोड़ा और विस्तार से करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, इसे आप देख रहे हैं, ग्रेविटी इज अ अट्रैक्शन फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी असल में क्या है, इसके द्वारा मतलब ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा हर उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है जो कि उसके चारों ओर मौजूद होता है, उसके संपर्क में होता है। और ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है उसकी ओर उस ऑब्जेक्ट को खींचता है। पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी अपनी अप्लाई करती है और उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब यहाँ ये कहा गया कि अगर आप किसी चीज़ को ऊंचाई पर ले जाकर नीचे की ओर छोड़ देते हैं, मतलब वो आपके हाथों से फ्री हो जाती है, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी उसकी वहाँ पे काम करेगा। मतलब उसकी जो रफ्तार है वो किसके अधीन हो जाएगी, पृथ्वी की ग्रेविटी के। तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के नज़दीक आते जाएंगे बढ़ता जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वृद्धि होगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। वही बात यहाँ पर कही गई। जी से, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये सारी बातों को दोहराने का तात्पर्य ये था कि आप ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक मत समझिएगा। दोनों दो चीज़ें हैं, एक एक्सेलरेशन है और दूसरा जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने ग्रेविटी की चर्चा की जो कि पूरे यूनिवर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब हम चर्चा करेंगे प्लैनेट की। प्लैनेट की वैसे तो कॉमन डेफिनेशन ये है कि भाई इनके अंदर अपना लाइट जनरेटिंग सिस्टम होता नहीं है, ये किसी न किसी स्टार पे अपनी लाइट वाले या जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है वो एक प्लैनेट है, और ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जो कि सोलर लाइट पे ही पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन यहाँ जो प्लैनेट की डिफिनीशन है वो ग्रेविटी के ही चारों ओर घूम रही है। इसमें ये कहा गया कि सेलेस्टियल बॉडी जो सन के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में, कुछ लोगों को ये लगता था पहले कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, जैसे कि कॉपरनिकस की हाइपोथेसिस को आप देखते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये सन के चारों ओर जो रिवॉल्व करने का काम है वो करती रहती हैं और इससे बनता है पूरा सोलर सिस्टम। और ये जो हैवी ऑब्जेक्ट सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है प्लैनेट। लेकिन सारे ऑब्जेक्ट जो है वो प्लैनेट नहीं कहे जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने प्लैनेट हैं कुल मिलाकर 8 हैं। प्लूटो को तो बाहर कर दिया, अभी फिर अंदर लाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक बाहर ही है। तो कुल मिलाकर 8 जो प्लैनेट है और हमारा सन है, उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। तो उन सबको हम प्लैनेट तो नहीं कहते। तो यहाँ प्लैनेट की एक मोटी डिफिनीशन दी हुई है, उसमें आप बारीकी में मत जाइएगा। सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जिसमें ये सारी सेलेस्टियल बॉडी जो है वो रहती हैं और सन के चारों ओर अपने अपने दायरे में रिवॉल्व करती रहती हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये बात हो गई, क्योंकि सन की ग्रेविटी जो है वो इन सब की ग्रेविटी से ज़्यादा है और इसी वजह से वो इन्हें भागने नहीं देता है। और सन भी जो है वो बंधा हुआ है, वो भी जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर का चक्कर लगा रहा है। तो चलिए केपलर का नियम देख लेते हैं लगे हाथ। केपलर के जो ये नियम है ये बड़े काम के हैं, आज के समय में भी ये बड़े यूजफुल हैं। आप देखें कि प्लूटो को इसी नियम का पालन न करने का आरोप लगाते हुए बाहर किया गया था,
क्योंकि वो दूसरे जो प्लैनेट थे उनके ऑर्बिटल को इंटरसेक्ट कर रहा था और तमाम दिक्कतें आ रही थी। फिलहाल यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो है उनको देखते हैं, लॉ ऑफ एरिया को देखेंगे और लॉ ऑफ पीरियड्स को देखेंगे। तो पहले ये कहा गया, यहाँ आप देखें, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द इलिप्स। इस वर्ड को कई तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, फोसाई भी कहा जाता है, फोकी भी कहा जाता है। तो आप किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। इसको फोकाई भी कहा जाता है, तो कई तरीके से बोल सकते हैं फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें कि सारे प्लैनेट, अपना अपना ऑर्बिटल है उनका, तो उसमें वो सारे प्लैनेट बंधे हुए हैं और वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और सन जो है वो पूरे इलिप्स के एक फोकाई पर अपने टिका हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीच में है, यहाँ बीच में समझने की भूल नहीं करनी है। केपलर ने इस धारणा को नष्ट कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि दिस लॉ वाज डेविएशन फ्रॉम द कॉपरनिकस मॉडल विच अलाउ ओनली सर्कुलर ऑर्बिट। कॉपरनिकस ने क्या कहा था, आपने सुना होगा हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। तो उसमें उन्होंने सूर्य को केंद्र में मान लिया था, मतलब वो एकदम सेंटर पे है और उसी के चारों ओर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं वो ऐसे ऐसे घूम रही हैं। तो यहाँ एकदम बीचों बीच मान लिया गया था। तो कॉपरनिकस वाली ये जो हाइपोथेसिस थी उसको केपलर ने नकार दिया। इसके बाद ये भी कहा गया कि इलिप्स जो है, इलिप्स होता क्या है कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है। तो जो मैथमेटिक्स जानते हैं थोड़ी बहुत वो आराम से कर सकते हैं। इलिप्स जो है वो असल में एक क्लोज कर्व है, ये सर्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखने में ये सर्कुलर लगता जरूर है लेकिन ये एक बंद वक्र है, ऐसा कर्व है जिसका कि कोई मुंह खुला नहीं है। तो इसका जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा है ना, थोड़ा अच्छा नहीं बना है। इसमें जो रेडियस और डायमीटर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमीटर आप देख रहे हैं वो अलग अलग होता है। तो इसी की एक फोकाई पे जो हमारा सन है वो मौजूद है और जितने भी प्लैनेट हैं वो चारों ओर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद लॉ ऑफ एरिया को देख लेते हैं, जिसमें कहा गया कि द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लैनेट टू द सन, यहाँ आप देखें, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये ध्यान दीजिएगा। और दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन देन व्हेन दे आर नियरर। जब सूर्य से दूर जाते हैं तो उनकी स्पीड पर असर पड़ता है और नज़दीक आते हैं तो प्रभाव पड़ता है ना। तो इस आधार, मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया पहले केपलर ने और उसके आधार पे ये दिया लॉ ऑफ एरिया। एरिया के आधार पे इनकी जो स्पीड है वो कम और अधिक होती रहती है। इसके बाद लॉ ऑफ पीरियड को देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड्स है क्या, इसमें सीधे सीधे फार्मूला डिराइव किया जाता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है आपको पता होना चाहिए, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, एक प्लैनेट को रिस्पेक्ट में रखकर यहाँ देखते हैं, इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट। तो ये तो आपने देख लिया, मतलब केपलर के 3 नियम थे। सिर्फ इसमें जो स्टेटमेंट हमारे काम के थे उतना ही हमने देखा, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में घुसने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सैटेलाइट को देख लीजिए। सैटेलाइट क्या है ये आप कमोबेश जानते हैं, वही बात यहाँ भी दोहराई जाएगी। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जो कि बेचारी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडी हैं और किसी बड़े वाले प्लैनेट के भुलावे में फंस गए हैं। मतलब बड़ा वाला प्लैनेट या बड़े साइज़ का कोई भी बड़े साइज़ की कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है तो उसके अंदर इतना पर्याप्त मास होता है कि वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ छोटे बड़े जो सेलेस्टियल बॉडी है उनको फंसा लेता है, जो उनसे छोटे साइज़ के होते हैं, मास उनका कम होता है और वो उसकी ग्रेविटी से बच नहीं पाते, भाग नहीं पाते, तो वो फंसकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है ना। तो ऐसे बनते हैं सैटेलाइट और वो होते हैं नेचुरल। जैसे हमारी अर्थ के पास फिलहाल एक है, कहा जाता है कि पहले 2 रहे थे, लेकिन तत्काल में जो हम देखते हैं तो एक चंदा मामा है जो कि हमारे नेचुरल सैटेलाइट है और वो अर्थ की ग्रेविटी में असल में फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, नहीं तो भाग जाते। और आर्टिफिशियल तो हम अपनी ओर से लॉन्च करते रहते हैं। तो यहाँ वही बातें हैं और आपको सारी चीज़ें दोहराई जा रही है। मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून के लिए होता है वो 1/6 होता है जो अर्थ के लिए स्मॉल g का मान है उसके। चूँकि आप देख रहे हैं कि मून का साइज़ बहुत छोटा है तुलनात्मक रूप से अर्थ के, तो उसके अंदर मास भी उतना ही कम होगा। तो मास कम होगा तो इसका हालांकि सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो घट जाएगी क्योंकि वो वर्च्यू ऑफ मास है। तो इस वजह से ग्रेविटेशनल एसिलरेशन की जो वैल्यू है वो भी 1/6 हो जाती है। और यही रीज़न है, आप आगे देखेंगे कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। वजह यह है ना कि वहाँ जो एस्केप वेलोसिटी है, मून के लिए अपनी एक एस्केप वेलोसिटी है, जैसे अर्थ के लिए 11.6 होती है वैसे ही मून के लिए काफ़ी कम होती है। उस वैल्यू को भी हम देखेंगे। तो गैसेस जो है उनकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा होती है और इसी वजह से वो वहाँ से एस्केप कर जाती है, रुकती ही नहीं है। रुकेंगी नहीं तो एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगा और इसी वजह से मून के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है।
तो आप वहाँ बोलिएगा तो दूसरा जो है सामने वाला नहीं सुन सकता है, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट को देख लेते हैं। लगे हाथ। कहा गया कि व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो बात क्या होती है कि अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क ऑन इट। चूंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर जब पथ की बात आती है तो वहाँ पर दो तरह के फोर्स हमने पीछे देखे थे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वो काम करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर वर्क करता है और ये असल में क्या है, तो ये जो फोर्स है ये असल में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। अर्थ जो है वो सैटेलाइट के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है और उसको अगर हम देखें एक सर्कुलर पाथ के रिस्पेक्ट में तो वो हमें लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स असल में ग्रेविटी होती है अर्थ की। अब आप कैलकुलेट करना चाहें तो V0 इज इक्वल टू RE√G/R, ठीक है। ये आप जो यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं ना, इसमें आप मान रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ये भी बताया गया कि द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ध्यान दीजिएगा कि जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है वो कहीं से भी मास पर डिपेंड नहीं करती। इसमें आप देख रहे हैं m कहीं नहीं दिया है। जो फार्मूला आप देख रहे हैं ना उसमें m कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मास से पूरी तरह से फ्री है, चाहे मास कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये भी है कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज मिनिमम एट द मैक्सिमम एल्टीट्यूड। मैक्सिमम एल्टीट्यूड अगर रहेगा एकदम मैक्सिमम आखिरी, तो वहाँ पर जाकर जो ऑर्बिटल स्पीड है किसी भी सैटेलाइट की वो मिनिमम हो जाएगी, घट जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। अब एक सामान्य स्थिति में इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि RE की वैल्यू रखी गई, उसके अलावा G/R, मतलब कुल मिलाकर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 6.4 × 10⁶ × 9.8, ये स्मॉल g की वैल्यू है ना। सब कुछ यहाँ जोड़ घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए, उसके बाद इसका अंडर रूट है, इसको रूट से बाहर ले आइए तो आ जाएगा 8 km/s। ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने कैलकुलेशन किया। अब इसके बाद अर्थ के जो सैटेलाइट हैं उन पर थोड़ी और चर्चा करके हम जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट जो हैं उनको समझते हैं। तो अर्थ के जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले ऑब्जेक्ट हैं असल में, जैसा कि आपको पीछे बताया कि अर्थ की ग्रेविटी में वो फंसे हुए हैं, भाग नहीं पाते। और इनका जो मोशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है प्लैनेट्स के मोशन के, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करने में वो अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए केपलर के नियम इन पर भी समान रूप से काम करते हैं, क्योंकि वो दोनों सिमिलर होते हैं। जैसे सन के अराउंड चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है वो घूमती रहती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट हैं या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं, तो उनका भी मोशन बिल्कुल वैसा ही है। तो केपलर का नियम यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, इस पर भी समान रूप से काम करेगा। और इसमें ये कहा गया, ये देखिए, इन देयर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर और इलिप्टिकल, ठीक है। या तो जो ऑर्बिट इनका है अर्थ के अराउंड वो लगभग सर्कुलर होता है, एकदम एग्जैक्ट सर्किल का शेप नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक सामान्य तौर पे सर्कुलर हो सकता है या फिर इलिप्टिकल भी हो सकता है, ये संभव है दोनों चीज़ें। अब यहाँ काम की बात यह है कि मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विथ अ नियर सर्कुलर ऑर्बिट। इसका मून का जो ऑर्बिट है ना अर्थ के अराउंड, वो अगर देखें तो वो सर्कुलर है, नियरली सर्कुलर है, ये कहा जा सकता है। और इसका जो टाइम पीरियड है ये ध्यान से देखिएगा, विथ अ टाइम पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 27.3 डेज, ठीक है, 27.3 डेज, विच इज़ आल्सो रफली इक्वल टू द रोटेशनल पीरियड ऑफ द मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पर रोटेट करने में मून को जितना समय लगता है उतना ही समय इसे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने में लगता है। ये भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ठीक वैसे ही जैसे अर्थ कर रही है, और अपने एक्सिस पर रोटेट करने में इसे कितना समय लगता है, 27.3 डेज, और उतना ही समय लगता है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने में। दोनों लगभग इक्वल होता है, एकदम एग्जैक्टली नहीं, लगभग। अब यहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट को देख लेते हैं। तो सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज यहाँ आप देख रहे हैं इन द इक्वेटोरियल प्लेन विथ t इज इक्वल टू 24 आवर। यहाँ जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 24 आवर का है। ये जो है ये इस तरह के सैटेलाइट वो कहलाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 24 आवर का, 24 घंटे का होता है। क्लियरली सिंस द अर्थ रोटेट्स विद द सेम पीरियड द सैटेलाइट वुड अपीयर फिक्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। हमें वो स्थिर दिखाई देता है, तो स्थिर दिखाई देने के पीछे रीज़न दिया हुआ है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ 24 आवर के इक्वल होता है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि इट टेक्स वेरी पावरफुल रॉकेट टू थ्रो अप अ सैटेलाइट टू, यहाँ देखें आप, टू सच लार्ज हाइट्स एबव द अर्थ। तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ हमने पीछे एक चर्चा की थी कि भाई मून पर जो गैसेस
नहीं पाए जाने का, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं पाए जाने का रीज़न है, उसके पीछे कारण ये है कि गैसेस जो है उनकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा होती है। तो एस्केप वेलोसिटी असल में है क्या, ये क्या होती है और क्यों आवश्यक होती है? तो ये मिनिमम स्पीड होती है। एस्केप वेलोसिटी असल में मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड है फॉर अ फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट नेवर कम्स बैक टू द अर्थ। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल, यहाँ आप देख रहे हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए इतना वेग, कम से कम इतनी स्पीड जो है वो कम से कम किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए होती है। इतना अगर उसको प्राप्त हो जाता है, मिनिमम, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी अगर मिल जाता है तो वो कभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये सभी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सभी पर एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 11.2 है किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हर प्लैनेट के लिए डिफरेंट होता है। मून के लिए जो है वो कितना है, यहाँ आप देख रहे हैं 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये उसकी एस्केप वेलोसिटी है। तो आप देख रहे हैं कितना कम है, और इसी वजह से मून के चारों ओर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, क्योंकि गैसें इससे कहीं ज़्यादा तेज चल लेती हैं। तो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी उनके पास पहले से ही है, तो भला वो क्यों चंद्रमा के चारों ओर फंसेंगी, है ना? तो वो वहाँ से भाग जाती हैं और मून के चारों ओर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। यहाँ वही कहा गया कि इट इज़ क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट मिनिमम स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर वो ट्रेवल कर ले, इतनी तेज रफ्तार अगर उसके पास है, दैट ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्पेस एंड नेवर कम्स बैक टू द अर्थ। सीधी बात है, मून का हमने देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एस्केप वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? तो सीधा रिलेशन है, यहाँ आप देख रहे हैं VE इज इक्वल टू √2 V0। ये सीधा सीधा एक इक्वेशन बना हुआ है, इसे डिराइव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सीधा रिलेशन समझिएगा। इफ द सर्कुलर मोशन ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाई टू अर्थ इज V0 एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस इज VE, ये हमने सपोज कर लिया। तो उस आधार पे जो फार्मूला डिराइव होता है वो होता है VE इज इक्वल टू, यहाँ 2 की पावर हाफ जो दिया है ना, इसको आप हाफ को समझिए √। अब आप चाहें तो √2 की वैल्यू रख सकते हैं। √2 की अपनी वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। तो 1.414 यहाँ रखकर और V0 की जो वैल्यू आप देख रहे हैं उसे रखकर कैलकुलेट कर देंगे तो आपको VE प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ये कहा गया दूसरे वाले बुलेट पॉइंट में, इसे आप देख रहे हैं, इट इज़ क्लियर दैट अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाई टू अर्थ इफ बाई एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, इट्स स्पीड एक्सीड बाई √2 या 2 की पावर हाफ आप कह लें, या 1.414 टाइम्स, इट विल एस्केप इनटू स्पेस लिविंग इट्स ऑर्बिट। वो अपना ऑर्बिट छोड़कर स्पेस में चला जाएगा और फिर लौटेगा नहीं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने पीछे ही देखा कि एनर्जी, विशेष रूप से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल होती है। तो वहाँ उसी आधार पे निकालेंगे, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर रहे हैं, तो ये -GMEM/r हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ½ GMEM/r हो जाएगा। यहाँ पे ME जो है वो मास ऑफ अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, दोनों का रिजल्टेंट यानी सम निकाल लेंगे। तो जब सम करेंगे इसका तो E इज इक्वल टू हो जाएगा -½ GMEM/r। इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैटर जो है, मटेरियल जितने भी हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। ठीक, और इलास्टिसिटी जो है वो सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है। पहले तो आप ये जानते हैं, सॉलिड जो मैटर की 3 स्टेट हैं उसमें सबसे पहला यही है, और इसमें जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें ये बताया गया कि इनका डेफिनेट शेप और साइज़ होता है, एक निश्चित आकार होता है, आकृति होती है, वो पहले से फिक्स होता है। तो यहाँ ये बताया गया आगे, जब निश्चित यहाँ पे शेप और साइज़ है, तो इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म, आप चेंज ले आना चाहते हैं या उसे डिफॉर्म करना चाहते हैं, यानी उसके आकार प्रकार को बिगाड़ना चाहते हैं, द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, दोनों में से कोई भी आप उसका बदलना चाहते हैं, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसे चौकोर टुकड़ा है, ठोस का है, ठोस कोई भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, पीतल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसके शेप और साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उससे एक प्लेट ढाल दी जाए या उससे एक छड़ बना दी जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रखे रखे तो वो चेंज होने से रहा, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ ये बताया गया कि हेलिकल स्प्रिंग है, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं जेंटली,
पुलिंग इट्स एंड, मतलब उसके जो दोनों सिरे हैं वहाँ से आप उसे पकड़ के ऐसे पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करेगा, जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई बढ़ेगी, सीधी बात है, स्प्रिंग में ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं, उसके ऊपर जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उसको आपने वहाँ से रिमूव कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में, लगभग ओरिजिनल शेप और साइज़ में लौट आएगा। एकदम से वापस अपने मूल आकार में तो नहीं आ पाता है, कुछ न कुछ मात्रा में उसमें चेंज आता है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन हम ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल अपने शेप और साइज़ में लौट आएगा, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स वहाँ से हटाया वैसे ही। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब यहाँ इस प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इट टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड होती है, सॉलिड मटेरियल होती है कि जैसे ही उसके ऊपर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाता है, वैसे ही वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लौटने की पूरी कोशिश करता है, भले ही पूरा लौट ना पाए लेकिन पूरी कोशिश करता है, और इसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, यही जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। और डिफॉर्मेशन कॉज इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इसमें जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने नॉर्मल शेप और साइज में एकदम से लौट आए, कुछ न कुछ मात्रा में डिफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हाउएवर इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ लंप और पुटी और मड, कीचड़ के एक गोले पे आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, कीचड़ अपने मूल आकार में लौट पाएगा, जैसा था वैसा नहीं हो पाएगा, जैसा आपने बिगाड़ के रख दिया है वैसा ही रहेगा, है ना। तो दे हैव नो ग्रॉस टेंडेंसी टू रीगेन देयर प्रीवियस शेप एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, परमानेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। सच सबस्टेंसेज आर कॉल्ड प्लास्टिक। और ऐसे जो सबस्टेंस होते हैं कि उस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और अपनी वो ओरिजिनल शेप साइज में लौटना तो बहुत दूर की बात है, चेंज ले आने का भी कोई प्रयास नहीं करते हैं, जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। तो ऐसे जो सबस्टेंस होते हैं, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं प्लास्टिक। इस तरह के जो सबस्टेंस होते हैं वो इलास्टिक नहीं होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिक। और यही जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। पुटी और मड जो है इसके काफ़ी हद तक अच्छे एग्जाम्पल हैं, मतलब ये क्लोज आइडियल प्लास्टिक के होते हैं। हालांकि न तो कोई चीज़ आइडियल इलास्टिक होती है, न कोई चीज़ आइडियल प्लास्टिक होती है, कुछ न कुछ मात्रा में उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो रह जाता है, चाहे जितना भी वो इलास्टिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चाहे वो भले ही आइडियल प्लास्टिक ही हम क्यों ना कह दें, लेकिन आइडियल रियलिटी में तो होता नहीं है, रियलिटी उससे अलग होती है। तो कुछ न कुछ मात्रा में जो मड और पुटी है वो भी अपनी एक्चुअल कंडीशन में लौटने का प्रयास करती है, तो उसमें भी डिफॉर्मेशन एकदम से परमानेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट हुक का नाम दिया है, ये इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, इनका जो समय है वो 1635 से लेकर 1703 AD के बीच का था, जीवन काल दिया है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब इलास्टिसिटी जो सॉलिड का ये एक वर्च्यू है, इसके ऊपर इन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने देखा कि जो लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं या बॉडी के शेप और साइज़ में चेंज आ रहे हैं, उसको इन्होंने फोर्स के साथ मिलाने का प्रयास किया, मतलब अप्लाइड फोर्स जो है उसके साथ उनका रिलेशन निकालने का प्रयास किया। और उन्होंने देखा कि ये जो चेंज इन लेंथ किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ऐसा इन्होंने कहा। फोर्स या लोड जो है, लोड का मतलब भी है कि उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ये प्रोपोर्शनल होता है। और इन 1676 यहाँ आप देखें, ही प्रेजेंटेड हिज लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी को कहा गया हुक्स लॉ। हुक का जो नियम है उसी को कहा जाता है, ये लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है असल में, और कुछ नहीं है। उसको हुक के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, इसलिए उसका नाम ऐसा रखा गया है। तो हमने यहाँ बात की इलास्टिसिटी की। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको अगर हम यहाँ आधार बना लें, तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मैटर्स आर टू टाइप्स। दो प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हालांकि हमने पीछे भी देखी थी। परफेक्ट इलास्टिक सबस्टेंस होता है एक तो, और दूसरा होता है परफेक्ट प्लास्टिक। लेकिन रियलिटी में ना तो कोई एकदम परफेक्ट इलास्टिक होता है, ना परफेक्ट प्लास्टिक होता है। तो इसमें एक डिफिनीशन देख लेते हैं। आइडियल कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, हर जगह पे पढ़ते हैं। तो मैटर विथ रिज्यूम परफेक्टली इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विदड्रॉइंग द अप्लाइड फोर्स, वो क्या कहलाते हैं, वो इलास्टिक सबस्टेंस कहलाते हैं। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को वहाँ से रिमूव किया, वो अपने नॉर्मल जो ओरिजिनल शेप और साइज था उसमें पूरी तरह से कंप्लीटली लौट आते हैं, जरा सा रत्ती भर भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो प्लास्टिक सबस्टेंस है उसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल स्टेट जो उनकी है उसमें ये रिज्यूम नहीं कर पाते हैं, मतलब वापस रिवर्स नहीं हो पाते हैं, चाहे आप इनके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स था उसको कितनी ही देर तक विड्रॉ किए रहिए। एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, उसमें डिफॉर्मेशन एक बार क्रिएट हुआ तो हो गया, वो परमानेंट हो जाता है। तो इस तरह के जो सबस्टेंस होते हैं उनको कहा जाता है परफेक्ट प्लास्टिक।
तो नीचे जैसा कि आपको बार बार दोहरा कर बताया जा रहा है कि ना तो कोई परफेक्ट इलास्टिक होता है ना परफेक्ट प्लास्टिक होता है। परफेक्ट जैसी चीज़ इस संसार में नहीं है, ये आइडियल स्टेट। तो यहाँ ये कहा गया कि बट लाइज बिटवीन द लिमिट ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज़, मतलब जितने भी सबस्टेंसेस मैटर के जितने भी प्रकार हो सकते हैं उनको अगर हम देखें तो वो इन दोनों के बीच की लिमिट में वेरी करते हैं। मतलब प्लास्टिक और इलास्टिक के बीच में वो रहते हैं। कुछ जो है वो ज़्यादा प्लास्टिक वाली जो प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी है, उसके करीब होते हैं, और कुछ जो है वो ज़्यादा इलास्टिसिटी के नज़दीक होते हैं, कुछ बीच में होते हैं। तो ये आपने देखा। और यहाँ पे कुछ परफेक्ट का एग्जाम्पल दे दिया गया है, हालांकि ये भी परफेक्ट नहीं होते हैं। क्वार्टज फाइबर जो है ये पूरी तरह से प्लास्टिक होते हैं ऐसा माना जाता है, मतलब नियरली परफेक्ट प्लास्टिक इन्हें माना जा सकता है, माफ़ कीजिएगा परफेक्ट इलास्टिक माना जा सकता है। मतलब इनके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डिफॉर्मेशन आप एक बार करिए, फोर्स अप्लाई किया था आपने, उसे आप रिमूव कर ले, वहाँ से विड्रॉ कर ले, तो वो अपनी नॉर्मल शेप और साइज़ में पूरी तरह से लौट आते हैं, लगभग पूरी तरह से लौट आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये परफेक्ट इलास्टिक। और वैक्स जो है वो परफेक्टली प्लास्टिक है, आपने एक बार उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप बिगड़ा सो बिगड़ा। तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, ये आपने पीछे देखा था। और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि जो थर्मल यानी टेम्परेचर होता है वो कैसे मूव करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी कुल मिलाकर हीट का ट्रांसफर ही हम देखने वाले हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि हीट एनर्जी का ही एक रूप है, लेकिन सही इसकी जो फिजिकल डिफिनीशन है वो क्या हो सकती है? तो कहा गया कि हीट इज दैट एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो यहाँ जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो हीट के रूप में होगा। जो बॉडी ऑफ हाइयर टेम्परेचर होगी, मतलब जिस बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई होगा, उधर से लो टेम्परेचर की ओर इसका फ्लो दिखाई देता है। और जब दोनों के बीच में टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो वहाँ पर ये ट्रांसफर रुक जाता है, मतलब लेन देन वहीं से ठहर जाता है। तो यहाँ कहा गया कि अ क्वांटिटिव आइडिया ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज ऑब्टेन बाय नोटिंग दैट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यहाँ आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रिलीजेज अबाउट 42,000 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन इट कूल्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। तो अब यहाँ एक डिफिनीशन देख लेते हैं कैलोरी की। अब कहा गया कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। यहाँ पे देखिएगा 1 ग्राम वाटर जो है उसके टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, उसी को हम कहेंगे 1 कैलोरी। सिमिलरली अब एक दूसरी डिफिनीशन देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड किलो कैलोरी। और किलो कैलोरी जो है वो मतलब 1 किलो कैलोरी जो है वो इक्वल होती है 10⁻³ कैलोरी के। तो ये एक सिंपल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट डिफिनीशन दी हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 kilogram of a substance through 1 degree Celsius। सीधी डिफिनीशन है 1 किलोग्राम ऑफ सबस्टेंसेस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट है तो उतना रिक्वायर्ड यहाँ पर होता है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को देख लीजिए। पानी के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है? तो द ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वाज कैलोरी। 1 कैलोरी वाज अर्लियर डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमने पीछे भी देखा था। विथ मोर परसाइज मेजरमेंट्स इट वॉज फाउंड दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेरीज स्लाइटली विथ टेम्परेचर। ठीक है, ये स्लाइटली वेरी करती है विथ टेम्परेचर। तो ये बाद में जब मेजरमेंट किए जाते हैं, बारीकी से देखा जाता है तो ये चीज़ मालूम होती है। अब यहाँ पर एक और मुद्दा है, हीट की जब वेराइटी देख रहे हैं, डिफिनीशन देख रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ आती है लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट होती क्या है, आइए देखते हैं। इसके 2 प्रकार भी होते हैं। पहले तो डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये तब अप्लाई होती है जब जो सबस्टेंस है उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अवस्था है वो असल में बदल रही है। तो मैटर की स्टेट जब चेंज हो रही होती है तो उस समय जितना अमाउंट ऑफ हीट मास ट्रांसफर के लिए चाहिए होता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट 2 प्रकार की होती है। पहली तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और दूसरी होती है वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड्स, ठीक है,
यहाँ क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी ऐसी मात्रा एनर्जी की आपको चाहिए जिससे कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें, मतलब सॉलिड फेज जो है उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो लेटेंट हीट वहाँ आवश्यक होती है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.34, यहाँ देखिएगा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, मैंने 1 किलोग्राम में इतने जूल जो एनर्जी है वो मौजूद रहती है। यहाँ 3.34 इंटू 10⁵ ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इतनी जो लेटेंट हीट की मात्रा है वो वहाँ मौजूद रहती है। लेकिन अगर यहाँ जो स्टेट का चेंज है उसमें कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर, अगर ये आपका एनर्जी इसमें कितनी रिक्वायर्ड है ये देखनी है, तो इसमें जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो काम करती है। और वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये किस कंडीशन में है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए, भाप बनाने के लिए। पानी जो है उसे आपने उबाला और एक हद तक उबलने के बाद मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपने दिया, तो उसके बाद वो क्या करता है, खौलने लगता है और उसमें से वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। तो यहाँ जो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है पानी के लिए, अब हर सबस्टेंस के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो पानी के लिए होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यहाँ आप देख रहे हैं व्हेन वाटर टर्न्स इनटू वेपर इट एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट, जब ये वेपर में टर्न होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट से ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या करता है, जो लेटेंट हीट इसको दी गई थी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या होता है, इसके बाद अब अगर आप खौलते पानी में हाथ डाल दीजिए तो आपको जलन महसूस होगी, लेकिन अगर आप भाप से जल जाएं, वेपर से आप पूरी तरह से झुलस जाएं तो आपको ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि वहाँ पर लेटेंट हीट भी साथ में इंक्लूड थी। यहाँ वही कहा गया है कि बर्निंग फ्रॉम स्टीम बर्न, यहाँ कहा गया, इसे आप देख रहे हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बर्निंग फ्रॉम स्टीम बर्न मोर कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर की तुलना में स्टीम से जलना जो है वो ज़्यादा कष्टदायक होता है। उसके पीछे वजह यही है कि जब वेपर फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होता है तो वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। अब इसके साथ ये भी कहा गया कि यहाँ देख रहे हैं आप, व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन स्किन इट फॉर्म्स वाटर ऑफन आफ्टर कंडेंसेशन इट रिलीजेज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम हीट मोर देन बॉइलिंग वाटर। मतलब इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट जो है वो आपके शरीर के उस हिस्से पर उत्पन्न होती है जो कि उसकी लेटेंट हीट के रूप में उसके अंदर एब्जॉर्ब की हुई थी। तो वेपर से जलने की वजह से इसीलिए ज़्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो एनर्जी ज़्यादा लेकर चलती है। और बाई इमिटिंग मोर हीट कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर स्टीम बर्न्स द स्किन मोर सेवरली एंड इन्फ्लिक्ट मोर पेन। तो ज़्यादा आपको झुलसाती है और ज़्यादा दर्द होता है। तो सीधी बात है, यहाँ लेटेंट हीट की वजह से ये सब कुछ होता है। जो पानी है वो अपनी स्टेट को चेंज करते वक्त, मतलब वेपर में कन्वर्ट होते वक्त, उतनी हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर छिपा के रखता है, इसीलिए इसको लेटेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, ये थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। टेम्परेचर की अगर डिफिनीशन आप देखें तो ये थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है विच एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हीट के फ्लो ऑफ डायरेक्शन, या जो हीट की डायरेक्शन है, किस तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट की ओर हो रहा है, इसको दर्शाता है। और इसमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है, तो जो हाई टेम्परेचर होगा वहाँ से लो टेम्परेचर वाले एरिया की ओर हीट का फ्लो हो रहा होगा, तो इससे हम जान जाएंगे कि इस एरिया का टेम्परेचर कम है, उसका ज़्यादा है। तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए सबस्टेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू सबस्टेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर, वही बात यहाँ रिपीट की गई है। यहाँ देखें, द मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ -40 डिग्री इज द सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना जो होता है उसमें -40 डिग्री सेल्सियस पे जो मेजरमेंट है वो इक्वल आता है, मतलब दोनों जो है वो वहाँ पर आकर -40 डिग्री पर बराबर हो जाते हैं। द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ -25.6 डिग्री इज द सेम इन फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल जो है टेम्परेचर की मेजरमेंट की, उसमें दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है -25.6 डिग्री पर, यहाँ पर आकर दोनों बराबर हो जाते हैं। वैसे ही फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल जो है वो 574.25 डिग्री पर इक्वल हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। और 0 डिग्री पर सेल्सियस और र्यूमर स्केल जो है वो आपस में सेम हो जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसमें वही जो पीछे आपने स्केल के नाम देखे हैं उन सभी को डिटेल में देखेंगे। तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल जो है ये क्या चीज़ है, यहाँ पहली वाली डिफिनीशन को आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, अ स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच 100 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ सेल्सियस की डिफिनीशन क्या है, अ स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच 100 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और केल्विन स्केल में क्या होता है, आइस मेल्टिंग पॉइंट इज 273 Kelvin while the boiling point of water is 373 Kelvin. It is clear from above that 0 degree Celsius temperature on the Celsius scale
इज इक्वल टू 273 केल्विन ऑन द केल्विन स्केल। यहाँ आप देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 273 केल्विन ऑन केल्विन स्केल। दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ जो रिलेशन निकलेगा वो क्या होगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273। C में आप क्या करिए 273 ऐड कर दीजिए। फ़ॉरेनहाइट स्केल क्या होती है, तो ऑन दिस स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 डिग्री फ़ॉरेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। तो ये फ़ॉरेनहाइट में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है जिसे कि आपने देखा। रैंकाइन स्केल को देख लेते हैं। हाइयर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, यहाँ दो तरह के पॉइंट लिए जाते हैं, एक तो हाइयर पॉइंट होता है और लो पॉइंट होता है इस स्केल में। तो ये हर स्केल में पाया जाता है, मतलब एक शुरुआती इनिशियल पोजीशन होती है जो कि लोअर होती है और लास्ट वाली जो है वो हाइयर होती है आमतौर पे। तो यहाँ जो रैंकाइन स्केल है उसमें अगर देखें तो जो लोअर या हाइयर पॉइंट से शुरू करते हैं, पहले वही देख लेते हैं। देखिए हाइयर पॉइंट जो है वो 672 रैंकाइन होता है और यहाँ आप देख रहे हैं, और 4160 रैंकाइन। यहाँ लो और हाई होना चाहिए था जो कि उल्टा दे दिया है, ये वाला लो और ये वाला हाई रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस स्केल इज 212। इसमें कितने पार्ट बने होते हैं, तो 212 पार्ट इसमें मौजूद होते हैं। र्यूमर स्केल जो है इसमें अगर आप देखें तो हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट जो है उसमें 0 और 80 र्यूमर का होता है। यहाँ जो आर आप देख रहे हैं वो र्यूमर है, तो 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर रेस्पेक्टिवली। ये क्या है, लो और हाई को दर्शा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ रिलेशन आप देख रहे हैं C/5, C फॉर सेल्सियस और F फॉर फ़ारेनहाइट। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप जो इसमें तीनों ही स्केल हैं, मतलब फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और र्यूमर, इनके बीच का रिलेशन निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखें आप, इसमें ये केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट है, ये र्यूमर है और ये सेल्सियस है। तो C-0/100 है, उसके बाद K-273/100 है, यहाँ पे होगा 180, इसको ध्यान दीजिएगा। तो F-32/180 और R-0/100। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से किसी दो को लेकर आप आपस में रिलेशन इसका देखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए C की वैल्यू दी है, आपको K निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं, या C दिया है आपको F निकालना है तो आप इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर K और R के बीच में अगर रिलेशन निकालना है उसमें से कोई एक दिया है, दूसरे को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो का पेयर बना के आप यहाँ से आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसे किया है, आगे अभी जारी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी है। इसमें इतना ही।